स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 के विज्ञान विषय के अध्याय 7 किशोरावस्था की ओर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोनों के नाम लिखिए। तो पहली ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, जिससे वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। दूसरी है थायराइड ग्रंथि, जिससे थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। तीसरी है एड्रीनल ग्रंथि, जिससे एड्रीनलिन हार्मोन स्रावित होता है। अगली ग्रंथि अग्नाशय। अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। वृषण से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है, जो पुरुष हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। अंडाशय से एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है, जो स्त्री हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। और ये हार्मोन है वो पुरुष में टेस्टोस्टेरोन द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को प्रेरित करता है, और एस्ट्रोजन है वो महिलाओं में या स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन है, लिंग हार्मोन क्या है? उनका नामकरण इस प्रकार क्यों किया गया? उनके प्रकार बताइए। लिंग हार्मोन की नर में वृषण द्वारा एवं मादा में अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन को लिंग हार्मोन कहते हैं। जो नर है या पुरुष है, उनमें जो वृषण द्वारा हार्मोन स्रावित होता है और मादा है उसमें अंडाशय के द्वारा जो हार्मोन स्रावित होता है, उन दोनों को लिंग हार्मोन कहते हैं। पुरुष में टेस्टोस्टेरोन होता है, ये क्या काम करता है? वृषण के द्वारा स्रावित होता है ये। इससे लड़कियों की शहरी और शारीरिक विकास में वृद्धि होती है। यह शुक्राणु उत्पन्न करने की क्षमता उत्पन्न करता है। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो शुक्राणु उत्पन्न करने की क्षमता में वृद्धि करता है। दूसरा है लिंग हार्मोन एस्ट्रोजन, जो मादा या स्त्रियों में पाया जाता है। ये अंडाशय के द्वारा स्रावित होता है। जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो अंडाशय के द्वारा स्रावित होता है। ये मादा में गौण लैंगिक लक्षणों जैसे कि स्तनों की वृद्धि आदि को नियंत्रित करता है। और ये एस्ट्रोजन हार्मोन है वो गर्भ धारण में भी सहायक होता है। अगला प्रश्न है, सही विकल्प सुनिए। पहला है कि प्रश्न है, किशोरों को सचेत रहना चाहिए कि वह क्या खा रहे हैं, क्योंकि है उत्तम भोजन से उनके मस्तिष्क का विकास होता है। वह है शारीरिक विकास और हड्डियों की वृद्धि के लिए उत्तम आहार की आवश्यकता होती है। किशोरों को हर समय भूख लगती रहती है, या फिर किशोरों में स्वाद कलिकाएं भली भांति विकसित होती हैं। तो किशोरों को सचेत रहना चाहिए कि वह क्या खा रहे हैं, क्योंकि शारीरिक विकास और हड्डियों की वृद्धि के लिए उत्तम आहार है वो आवश्यक होता है। अगर उत्तम आहार या संतुलित आहार का करेंगे तो उनका शारीरिक विकास है वो भी अच्छा होगा, हड्डियों की वृद्धि होगी, हड्डियां है वो क्या होगी, मजबूत रहेगी। अगला क्वेश्चन है, नर लैंगिक हार्मोनों का नाम और इसके दो कार्य बताइए। तो नर लैंगिक हार्मोन का नाम टेस्टोस्टेरोन है। ये वृषण द्वारा स्रावित होता है और इसके कार्य है कि शुक्राणुओं का उत्पादन करता है एक तो, और दूसरा है कि यह सहायक लैंगिक अंगों तथा द्वितीयक लैंगिक लक्षणों जैसे दाढ़ी मुझ आना, आवाज का भारी होना, इन सब को नियंत्रित करने का काम है वो कौन करता है? टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन। अगला क्वेश्चन है कि स्त्री लैंगिक हार्मोनों के नाम और कार्य बताइए। तो स्त्री लैंगिक हार्मोन है एस्ट्रोजन, और इसका ये है जो अंडाणु के उत्पादन पर नियंत्रण करता है। अंडाणु के उत्पादन पर नियंत्रण है वो एस्ट्रोजन करता है, और शुक्राणु के उत्पादन पर नियंत्रण है वो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन करता है। तो दूसरा है कि सहायक लैंगिक अंगों और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों जैसे महिलाओं में स्तन ग्रंथियों की और आवाज का नियंत्रण, आवाज का पतला होना, ये सब नियंत्रित है वो एस्ट्रोजन नामक हार्मोन है वो स्त्रियों में करता है। अगला क्वेश्चन है कि यौवनारंभ में होने वाले परिवर्तनों का प्रारंभ कौन करता है? तो यौवनारंभ में होने वाले परिवर्तनों का प्रारंभ है वो हार्मोन करते हैं। यौवनारंभ में होने वाले परिवर्तनों का आरंभ है वो कौन करता है? हार्मोन। अगला है कि क्या जनन काल एक बार प्रारंभ होने के बाद जीवन पर्यंत तक चलता रहता है या कभी समाप्त होता है? तो इसका उत्तर है कि जनन काल जीवन पर्यंत नहीं चलता,
स्त्रियों में यह 45 से 50 वर्ष की आयु तक चलता है और पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक अवधि तक चलता है। अगला क्वेश्चन है कि स्त्रियों में जनन काल की अवधि रजो दर्शन से रजो निवृत्ति तक होती है, क्या यह सही है? तो हाँ, यह सही है कि स्त्रियों में जनन काल की अवधि है वो रजो दर्शन से रजो निवृत्ति तक होती है। अगला प्रश्न है कि इस बात का निर्धारण कैसे होता है कि निषेचित अंडाणु लड़के में तथा लड़की में विकसित होगा? तो लड़की व लड़के का निर्धारण पिता के लिंग गुणसूत्र द्वारा होता है, इसमें मां उत्तरदायी नहीं होती है। तो लड़का होगा कि लड़की होगा, इसका निर्धारण है वो पुरुष के द्वारा होता है। क्या अन्य जंतुओं में भी हार्मोन स्रावित होते हैं? क्या जनन प्रक्रिया में उनका कोई योगदान है? तो हाँ, अन्य जंतुओं में भी हार्मोन है वो स्रावित होते हैं, जनन प्रक्रिया में उनका भी योगदान होता है। अगला क्वेश्चन है कि यदि व्यक्ति के आहार में पर्याप्त आयोडीन न हो तो क्या उन्हें थायरॉक्सिन की कमी के कारण गोइटर हो जाएगा? तो थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। यदि व्यक्ति के आहार में आयोडीन न हो तो पर्याप्त थायरॉक्सिन का निर्माण नहीं होगा, जिससे गोइटर या घेंगा रोग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में होने वाले परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन पदार्थ का नाम है, तो उसका नाम है हार्मोन। अगला क्वेश्चन है किशोरावस्था को परिभाषित कीजिए। तो जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था कहलाती है। और ये किशोरावस्था की अवस्था है वो 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर के 18 से 19 वर्ष तक होती है। अगला क्वेश्चन है ऋतुस्राव क्या है? ऋतुस्राव क्या है, वर्णन कीजिए। तो यदि अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता है तब उस स्थिति में अंडाणु तथा गर्भाशय का मोटा स्तर उसकी रुधिर वाहिकाओं से विस्तारित हो जाता है। इससे स्त्रियों में रक्त स्राव होता है, जिसे क्या कहते हैं? ऋतुस्राव। और ऋतुस्राव है वो 28 से 30 दिन में एक बार होता है। पहला ऋतुस्राव है वो यौवनारंभ में होता है, जिसे रजो दर्शन कहते हैं। पहला ऋतुस्राव वो यौवनारंभ में होता है, जिसे रजो दर्शन कहते हैं। और लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु में ऋतुस्राव होना रुक जाता है, जिसे रजो निवृत्ति कहते हैं। तो जब पहला ऋतुस्राव है उसको बोलते हैं रजो दर्शन, और जब ऋतुस्राव होना रुक जाता है 45 से 50 वर्ष की आयु में तो उससे बोलते हैं रजो निवृत्ति। अगला है कि यौवनारंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाइए। तो यौवनारंभ के समय में कौन कौन से शारीरिक परिवर्तन होते हैं? कि लंबाई में वृद्धि होती है। दूसरा है कि शारीरिक आकृति में परिवर्तन होता है। लड़कों में कंधे फैलकर चौड़े हो जाते हैं, लड़कियों की कमर का निचला भाग है वो छोटा हो जाता है। और लड़कों में शारीरिक पेशियां है लड़कियों की अपेक्षा सुस्पष्ट और घटी हुई होती हैं। फिर स्वर में परिवर्तन होता है कि लड़कों का स्वर यंत्र है वो विकसित होकर बड़ा हो जाता है और कभी कभी आवाज भर्राने या फटने लगती है, उनकी आवाज है वो मोटी हो जाती है। लड़कियों का स्वर यंत्र है वो छोटा हो जाता है और उच्च तारत्व वाला होता है, इसलिए उनकी जो आवाज है वो पतली हो जाती है। फिर स्वेद एवं तेल ग्रंथियों में वृद्धि होती है। फिर जनन अंगों का उनके विकास होना प्रारंभ हो जाता है। फिर मानसिक और बौद्धिक संवेगात्मक परिपक्वता आती है। अगला क्वेश्चन है हमारे शरीर पे पाई जाने वाली विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियों का चित्र बनाएंगे। तो ये अंतःस्रावी ग्रंथियां पीयूष ग्रंथि है तो यहाँ पे पाई जाती है मस्तिष्क में। फिर थायराइड ग्रंथि है वो गले में पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि है वो मटर के आकार की होती है और पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ये सभी अन्य ग्रंथियों पर नियंत्रण रखती है, इसलिए इसको पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। एड्रिनल ग्रंथि है जो यहाँ पर पाई जाती है। अग्नाशय ग्रंथि है वो ये रही। फिर स्त्रियों में होता है अंडाशय और पुरुषों में होता है वृषण। तो ये इनकी स्थिति का चित्र है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। पहला है एडम्स एप्पल। तो यौवनारंभ में लड़कों के स्वर यंत्र बढ़ने से जो अंग गले में सुस्पष्ट उभरा हुआ नजर आता है उसे एडम्स एप्पल कहते हैं। गौण लैंगिक लक्षण वे लक्षण जो लड़कियों
और लड़कों को पहचानने में मदद करते हैं, उनको बोलते हैं गौण लैंगिक लक्षण। लड़कों में आवाज का भारी होना, दाढ़ी मूंछ का आना, कंधे और सीने का चौड़ा होना, लड़कियों में आवाज का पतला होना, स्तन ग्रंथियों का विकास होना, त्वचा का नरम और कोमल होना, मासिक धर्म की शुरुआत होना, ये सब लड़कियों में गौण लैंगिक लक्षण होते हैं। तीसरा है कि गर्भस्थ शिशु में लिंग निर्धारण, तो मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं और कुल मिलाकर के 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं जो पुरुष में XY के रूप में होते हैं और स्त्री में XX के रूप में होते हैं। यदि X गुणसूत्र वाला शुक्राणु है वो अंडाणु X को निषेचित करता है तो लड़की होती है, होने वाली जो संतान है वो लड़की होती है। यदि X गुणसूत्र वाला शुक्राणु है वो अंडाणु को निषेचित करता है तो, और यदि Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो जो उत्पन्न होने वाली संतान है वो लड़का होती है। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था में व्यक्तियों के चेहरे पर फुंसिया और मुहासे क्यों हो जाते हैं? तो इसका उत्तर है कि किशोरावस्था में श्वेत और तेल ग्रंथियों का स्राव है वो बढ़ जाता है और इन ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण कुछ व्यक्तियों के चेहरे पर फुंसिया और मुहासे हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऋतुस्राव के समय यदि कोई लड़की लड़के को देखती है तो वह गर्भवती हो जाती है। इस कथन पर अपना मत स्पष्ट कीजिए। तो उपयुक्त कथन है वो मिथ्या या गलत है या असत्य है, क्योंकि हम जानते हैं कि जनन क्रिया में नर जनन अंग और मादा जनन अंग का सहयोग होता है। जनन में शुक्राणु और मादा अंडाणु के संपर्क में आकर संलीन होता है जिसे हम निषेचन कहते हैं, और इसके अभाव में कोई भी लड़की गर्भवती नहीं हो सकती है। तो उपरोक्त लिखा हुआ कथन है कि ऋतुस्राव के समय यदि कोई लड़की लड़के को देखती है तो वह गर्भवती हो जाती है, यह पूर्णतया असत्य है। अगला क्वेश्चन है कि मिलान कीजिए। पहला है टेस्टोस्टेरोन, तो टेस्टोस्टेरोन है वो वर्षण के द्वारा स्रावित होता है। फिर एस्ट्रोजन, तो एस्ट्रोजन है वो अंडाशय के द्वारा स्रावित होता है। थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। अगला मिलान है कि गोइटर, तो गोइटर है वो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। जो मधुमेह रोग है वो इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। फिर कायांतरण, तो कायांतरण क्या है? एक कीट हार्मोन। ताप संयोजन एड्रेनलिन हार्मोन है वो इसको करता है। अगला है कि गौण लैंगिक लक्षण, तो गौण लैंगिक लक्षण इसमें से कौन सा है कि चेहरे पर बालों का आना। फिर एक कायांतरण, तो कायांतरण तो लार्वा का वयस्क में परिवर्तित होना, उसको बोलते हैं कायांतरण। फिर है कि रजो निवृत्ति, कि रजो निवृत्ति क्या होती है? तो रजो निवृत्ति है वो जनन क्षमता का विकास, रजो निवृत्ति ऋतुस्राव का रुक जाने की जो घटना है उसको बोलते हैं रजो निवृत्ति, और यौनारंभ बोलते हैं जनन क्षमता का विकास। अगला क्वेश्चन है कि किशोरों को नशीले पदार्थ को न कहना चाहिए। किशोरों को नशीले पदार्थों को ना कहना चाहिए, ना कहना चाहिए। क्यों? तो इसका उत्तर है कि किशोर अवस्था में मन और शरीर अत्यधिक क्रियाशील रहता है। किशोर अवस्था होती है उसमें मन और शरीर है वो अत्यधिक क्रियाशील रहता है, इसलिए सुरक्षित और बेचैन नहीं होना चाहिए। और किसी भी व्यक्ति द्वारा यह सुझाने पर कि नशीली दवा का सेवन करने से आराम मिल सकता है, ये ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जब एक बार अपन नशा करने की लत लग जाती है या आदत पड़ जाती है तो फिर बार बार नशा करने का मन करता है, और नशा है वो शरीर को क्या करेगा? नुकसान पहुंचाएगा। तो इसलिए हमेशा कोई भी कहे नशीले पदार्थों का सेवन करने का तो हमेशा क्या करना चाहिए? मना करना चाहिए, ना कहना चाहिए। अगर पहली बार अपन ने खा लिया नशीला पदार्थ तो धीरे धीरे क्या होगा? अगली बार वो कहेगा अगला व्यक्ति तो वापस से खाओगे, ऐसा करते करते धीरे धीरे फिर क्या होगा? आदत पड़ जाएगी। तो ऐसा अपने को नहीं करना चाहिए और अपने स्वास्थ्य
और खुशियों का ध्यान रखना चाहिए कि अपना स्वास्थ्य है वो खराब नहीं हो। नशीले पदार्थ करेंगे तो अपना स्वास्थ्य है वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। फिर कुछ प्रश्न है जो देखते हैं कि यदि X गुणसूत्र वाला शुक्राणु है वो अंडाणु को निषेचित करता है तो इससे शिशु होगा, कैसा शिशु होगा, तो इससे क्या होगा, माता उत्पन्न होगी।